अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईटी नॉलेज। डियर स्टूडेंट्स, हमने फाइनल टर्म की प्रिपरेशन स्टार्ट की हुई है। तो इस तरह आज हमने लेक्चर नंबर 24 एंड लेक्चर नंबर 25 करना है। लेक्चर 24 और 25 को आज हमने डिस्कस करना है। जो इसकी थ्योरी होगी मैं अभी वो करवा रहा हूँ, लेकिन जो इसके प्रोग्राम्स है वो मैं नहीं करवाऊंगा, क्योंकि उसके लिए मैंने अलहदा सीरीज बनाई हुई है। आप उस वहां भी जाएं और सारे जो मैंने प्रैक्टिकली इसके प्रोग्राम किए हुए हैं, ये सारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं ना, मैंने सारे सबको ना डिस्कस किया हुआ है। देखिए, एक टॉपिक है, मैंने उस टॉपिक के रिलेटेड उसकी एक एग्जाम्पल की हुई है। अब वीयू के हैंडआउट्स में इतने ज्यादा प्रैक्टिकली प्रोग्राम में अब मैं हर प्रोग्राम को डिस्कस नहीं कर सकता। तो मैं बस एक उसका एक ओवरव्यू दे सकता हूँ। इस कंसेप्ट का में क्या हुआ है, मतलब एक टॉपिक ही इसका क्या कंसेप्ट है और इसको हम प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं, उसका मैंने ओवरव्यू ऑलरेडी मैंने आपको दे दिया। तो अभी हम एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ कर रहे हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं। आज हमने लेक्चर नंबर 24 में मेमोरी एलोकेशन के बारे में देखना है। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन क्या होती है, कैलोग फंक्शन, मैलोग फंक्शन, फ्री एक फंक्शन उसको भी देखेंगे, जबकि मेमोरी लीक और डैंगलिंग पॉइंटर टॉपिक इसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलें सबसे पहले देखते हैं मेमोरी एलोकेशन क्या होती है। मेमोरी एक सिंपल सा वर्ड है, मेमोरी एलोकेशन। मेमोरी एलोकेशन मीन मेमोरी एलोकेट। एक हमारे पास एक डाटा है, उसको हमने एलोकेट करना। एलोकेट मीन उसकी जगह लेनी है। एक मेमोरी है, मेमोरी के अंदर मिसाल को एक हमारा सिस्टम है, लैपटॉप है, इसके अंदर हमारी मेमोरी है रैम के अंदर। रैम में हमारा डाटा सेव होता है। रैम में हमारा डाटा सेव होता है और रैम के अंदर जो जंक्स होते हैं उनके ऊपर हम अपना डाटा सेव करते हैं। और डाटा सेव कैसे करते हैं? एज सी प्लस प्लस डेवलपर हम कुछ कोडिंग के जरिए उसके अंदर डाटा एलोकेट करते हैं। ओके, उसके बाद है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन क्या होती है? एक सिंपल सा ओवरव्यू मैं इसका आपको दे रहा हूँ। जब हम रन टाइम में डाटा प्रोग्राम को दे रहे होते हैं, उसको हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन कहते हैं। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि रन टाइम क्या होता है? रन टाइम मीन जब हम डेव में कोडिंग करते हैं, कोडिंग जब कर रहे होते हैं वो होते हैं कंपाइल टाइम। मतलब कंपाइल मतलब हम इसको वैल्यू दे रहे हैं। अब कंपाइल टाइम में हम वैल्यूज कैसे देते हैं? कंपाइल टाइम में जब हम इनिशियलाइजेशन करते हैं, डिक्लेरेशन के बाद इनिशियलाइज करते हैं। मिसाल को भाई मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, इंट अली। इंट अली, इंट एक डाटा टाइप होगी, अली एक वेरिएबल होगा। इंट अली मिलकर बने हैं एक डिक्लेरेशन। जब हम अली को कोई वैल्यू देते हैं, 5 6 7 कोई भी वैल्यू देते हैं, वो हो जाए प्रोसेस एक इनिशियलाइजेशन। जब हम इनिशियलाइज करते हैं तो उस वक्त वो वैल्यू होती है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। लेकिन जब हम रन टाइम में जाके सी इन से हम वैल्यू देते हैं, रन टाइम में ब्लैक स्क्रीन में जाते हैं, तो ब्लैक स्क्रीन में जो हम नंबर वैल्यू देते हैं, जब मिसाल को अगर हम वहां पे ज्यादातर कॉमन स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं, एंटर एंड मार्क्स। एंटर एंड मार्क्स के बाद जो हम नंबर देते हैं, वो जो मैम वो जो नंबर होगा उसको हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन कह सकते हैं। इस चीज के बारे में सारी डिटेल में यही सब कुछ लिखा हुआ है। बस इन्होंने वर्डिंग थोड़ी सी मुश्किल की हुई है, स्टूडेंट्स इससे काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने सोचा है कि शॉर्ट सा छोटा सा ओवरव्यू दे दूं ताकि आप लोग इसका कंफर्म हो जाए। इसके बाद एक छोटा सा मेन पॉइंट है, the function used for dynamic memory allocation provide a chunk of memory from heap। अब हीप मीन क्या है? जब हमारे पास काफी ज्यादा ब्लॉक्स आ जाते हैं, जब हम मेमोरी एलोकेट करते हैं, 10 मेमोरी एलोकेट करते हैं, तो वो जो 10 सारी मेमोरी होगी उनको उसको हम हीप कहेंगे। वाइड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पॉइंटर्स। ये एमसीक्यूज आ सकते हैं। द वाइड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पॉइंटर। ओके, एक ये भी एक पॉइंट है। इंट स्टैटिक पॉइंटर। इंट स्टैटिक मीन ये जो स्टैटिक है, इसका मतलब है पॉइंटर। उसके बाद है हेयर बोथ इंट एंड स्टैटिक आर रिटन इन पैरेंथेसिस।
इसमें इनमें हम एस्टेरिक साइन एंड इंट साइन को हम ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे, जबकि हमने इसमें करना क्या है, हमने हमने ये जो इंट की ये जो डाटा टाइप है इसको पॉइंट करना है वेरिएबल के अंदर, इस पीटीआर के अंदर। तो उसके बाद है, उसके बाद अगला पॉइंट करते हैं कैलॉग फंक्शन। कैलॉग फंक्शन का हम ओनली सिंटैक्स को करेंगे कि सिंटैक्स में क्या आ रहा है। The syntax for a calog function is as void static calog brackets size slash t and the size slash t and el size। इसमें है क्या है, दिस फंक्शन टेक्स टू आर्गुमेंट्स। टू आर्गुमेंट्स कौन से हैं, साइज टी वन आर्गुमेंट, जबकि साइज सेकंड इज साइज टी, ये सेकंड आर्गुमेंट्स, ये हमारे पास दो आर्गुमेंट्स होंगे। The first argument is a required space in terms of numbers, while the second one is the size of a space. First arguments में ये हमसे space require कर रहा है, जबकि दूसरा arguments हमसे वो space का जो size होगा वो हमसे require कर रहा है। ये आपका MCQs आ सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल MCQs ये आएगा, ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसमें दो आर्गुमेंट्स आते हैं। तो आपके जेहन में आ जाना चाहिए जिनमें दो आर्गुमेंट्स आते हैं वो एक कैलॉग फंक्शन होगा, बल्कि जबकि फर्स्ट आर्गुमेंट्स में वो हमसे स्पेस की रिक्वायरमेंट्स लेगा, और दूसरा जो इसका फंक्शन होगा, सॉरी जो दूसरा आर्गुमेंट्स होगा वो हमसे साइज का स्पेस की डिमांड कर रहा है। ओके, ये इसका एक मैं एग्जांपल भी दे लेते हैं। वाइड वाइड कैलॉग 1000 साइज ऑफ इंट, ये इसका एक एग्जांपल आप कर लें। ओके, उसके बाद हम करते हैं आई थिंक सो, इसके बाद malloc फंक्शन है। malloc फंक्शन को देख लेंगे। malloc फंक्शन टेक्स वन आर्गुमेंट्स, कैलॉग में दो आर्गुमेंट्स के, malloc फंक्शन में वन आर्गुमेंट। द नंबर ऑफ बाइट्स टू बी एलोकेटेड, इसमें नंबर ऑफ जो बाइट्स होते हैं वो एलोकेट होते हैं। दी सिंटैक्स ऑफ द फॉलोइंग वाइड स्टैटिक malloc साइज टी साइज। यहाँ पर साइज टी मीन वो इसका जो एक आर्गुमेंट्स होगा, और साइज इसकी वो डिमांड कर रहे हैं। ओके, इट रिटर्न्स अ वाइड पॉइंटर टू द स्टार्टिंग ऑफ अ जंक ऑफ अ मेमोरी allocated from a heap in case of availability of that memory। ओके, इसके बाद ये फ्री वाला जो फंक्शन है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको बेशक स्किप कर लें। ये सारे जो ये वाले जो प्रोग्राम्स हैं इसमें आपको एक छोटी सी टिप दे देता हूँ। ये जो इतने इतने बड़े प्रोग्राम ये एग्जाम में नहीं आते, इसको इतना डीप में करने की कोई जरूरत नहीं है। ये अक्सर एग्जाम में छोटे से छोटे प्रोग्राम आते हैं, ये व्यू वालों ने बस कंफ्यूज किया वो, और कुछ भी नहीं है। उसके बाद है रियलॉग फंक्शन। रियलॉग फंक्शन में क्या होता है, दिस फंक्शन इन लार्ज स्पेस एलोकेटेड टू पीटीआर। इसमें हम पॉइंटर को स्पेस जो होती है उसको वो एलोकेट करते हैं। ओके, ये काफी सारा मैंने यूनिवर्सिटीज की बुक्स देखी हुई है सी प्लस प्लस की, उसमें इतना ज़्यादा जो डीप है ये जो फंक्शंस होती है malloc कैलॉग एंड रियलॉग जो भी इनका नेम है ये नहीं आए। ये बस व्यू दे हैंडआउट्स में है, दूसरे में नहीं है, ये इतने ज़रूरी नहीं है। तो सीखना चाहिए इनको, इन्होंने हमारे कोर्स में डाले हुए हैं तो ज़रूर कोई इनकी इम्पोर्टेंस होगी। ओके, इसमें मेमोरी लीक देख लेते हैं। मेमोरी लीक में क्या है, मेमोरी लीक का मैं आपको एक एग्जांपल से आपको मैं बता देता हूँ मेमोरी लीक क्या होती है। मिसाल के ऊपर हमारे पास 10 स्पेसिस हैं, हमने मेमोरी से 10 स्पेस ली, तो जो 10 स्पेस होंगे हम उस स्पेस के अंदर जो हमने 10 मेमोरी की स्पेस ली मेमोरी के अंदर, उस मेमोरी के अंदर हम मजीद कुछ वेरिएबल्स ऐड करते हैं। मिसाल के ऊपर उसके अंदर मैंने वेरिएबल्स ऐड करके 100 मैंने स्पेस ली, 60 वेरिएबल के अंदर मैंने उसके अंदर डाटा सेव कर लिया। तो जो पीछे बैक में 40 स्पेसिस बचेगी वो मेमोरी लीक हो जाएंगी, मतलब वो जो वेस्ट होगी वो 40 स्पेसिस वेस्ट हो जाएंगी,
उनको हम मेमोरी लीक कहते हैं। ओके, उसके बाद है ये सिंपल सा ओवरव्यू था। डैंगलिंग पॉइंटर में स्किप कर रहा हूँ, इसको करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, इसके बाद है इसके ये टिप्स हम देख लेते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस के एग्जाम की इंपॉर्टेंस के लेवल काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले है यूजिंग डायनामिक मेमोरी इज मोर एफिशिएंट देन द स्टैटिक मेमोरी। जो हमारी डायनामिक मेमोरी होती है ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होती है स्टैटिक मेमोरी से। अब डायनामिक मेमोरी वो होती है जो हम रन टाइम में उसको एलोकेट करते हैं, और स्टैटिक मेमोरी वो होती है जब हम उसको कंपाइल टाइम में एलोकेट कर रहे होते हैं। तो जो रन टाइम में हम डाटा दे रहे हैं, जो रन टाइम में हम उसकी मेमोरी भी ले रहे हैं और उसकी स्पेस भी ले रहे हैं और डाटा भी एंटर कर रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है कंपाइल टाइम से। ओके, सेकेंड है immediately after a memory allocation call, check whether a memory has allocated successfully. Immediately after a memory allocation call, check whether the memory has allocated successfully. मतलब जब हम मेमोरी को इमीडिएटली कॉल करें तो हमारी वो जो डाटा होता है डायनामिक मेमोरी, वो उसी वक्त उसके अंदर एलोकेट बहुत कामयाब तरीके से वो एलोकेट हो जाता है। Whenever possible, free the allocate memory in the same function. जबकि हर एक जो डाटा होता है जो हम उसके अंदर एलोकेट करते हैं वो बहुत ही इजीली, बहुत ही पॉसिबल वे में वो उसके अंदर सेव हो जाता है। बी केयरफुल अबाउट मेमोरी मैनेजमेंट टू प्रिवेंट मेमोरी लीकेज एंड डैंगलिंग पॉइंटर। मेमोरी मैनेजमेंट मीन ये जो डैंगलिंग पॉइंटर है इनको, इसका दूसरा नेम होता है मेमोरी मैनेजमेंट। मतलब ये जो मेमोरी के अंदर जो देखे ना, हमने वेरिएबल्स के डाटा अंदर एंटर किया रैम के अंदर, तो रैम के अंदर जो सीक्वेंस से वो डाटा एंटर हो रहा है वो एक मैनेजमेंट से ही हो रहा है, तो इसको हम मेमोरी मैनेजमेंट कह सकते हैं। लास्ट वन इज बिफोर एग्जाइटिंग द प्रोग्राम मेक श्योर दैट द एलोकेटेड मेमोरी हैज बीन। जब हम प्रोग्राम को एग्जिट करें, जब हम प्रोग्राम को एंड करते हैं, तो उसी वक्त जो मेमोरी के अंदर जो डाटा सेव और डाटा इंटर इंटर हो जाता है वो उसी वक्त फ्री हो जाता है। मतलब जब तक हमारे पास डेव सी प्लस प्लस स्क्रीन हमारे पास ओपन है वो मेमोरी के अंदर डाटा है, लेकिन जब भी हमने डेव की जो सॉफ्टवेयर होगा उसको ऑफ करेंगे तो वो मेमोरी के अंदर जो भी डाटा होगा वो भी डिलीट हो जाएगा। उसके बाद अगला लेक्चर कर लेते हैं, लेक्चर 25। लेक्चर 25 में थोड़ा सा ओवरव्यू है सी प्लस के बारे में। हिस्ट्री ऑफ सी प्लस प्लस। सी लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट ऑफ बेल लैब्स इन 1970। इट इज वेरी लीन एंड मीन लैंग्वेज, वेरी कंसाइज बट with lot of power. C conquered the programming world and took it by storm. Major operating system Unix was written in C language. Okay, अब इससे क्या मतलब है? सी लैंग्वेज एक साइंटिस्ट, एक फेमस साइंटिस्ट बेल लैब्स के अंदर ये इजाद हुई। ये जो प्रेजेंट जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, काफी ज्यादा प्रेजेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये उन सब की ग्रैंडफादर है। ग्रैंडफादर मीन जो अभी न्यू लैंग्वेजेस आ रही हैं उन सब के अंदर सी प्लस प्लस का यूजेज है। तो सी प्लस प्लस एक वेरी इंपॉर्टेंट एक लैंग्वेज है। इसके बाद है मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका जो एक मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स वाज रिटन इन सी लैंग्वेज। जो एक मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारा यूनिक्स है वो एक सी लैंग्वेज की बेस पे बना है। ओके, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का कर लेते हैं। C's language where programs are composed of function. Basically, a program is broken into small pieces or modules, and each small pieces corresponds to a function. This was the top-down structure programming approach. Okay, जब हमारे पास काफी ज्यादा टास्क आ जाए तो उसको हम छोटे छोटे पीस में करते हैं। छोटे छोटे पीस में करने से मुराद है उनको हम फंक्शंस में, छोटे छोटे फंक्शन की में डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरीके को हम टॉप डाउन स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग अप्रोच कहते हैं। ओके, उसके बाद मैं ये सारे प्रोग्राम्स हैं
Placement of variable declaration. In C language, all the variables are declared at the top of function or code block, and then we use them later on in the code. In C language, all the variables are declared at the top of the function. C language में जो कोई भी फंक्शन हो उसको प्रोग्राम फंक्शन के टॉप पे उसको डिक्लेयर करते हैं, देन वी कैन यूज देम लेटर ऑन इन द कोड, और उसको हम बाद में यूज कर सकते हैं. डिक्लेरेशन मीन, देखें, वेरिएबल डिक्लेयर मीन जब एक इंटीजर टाइप और वेरिएबल एक साथ है टाइप हो, उसको हम वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं. मिसाल को ये एक नीचे एक एग्जांपल भी है. इंट इंट यहाँ पे एक डाटा टाइप हो और आई एक वेरिएबल है. तो जब जब वेरिएबल डिक्लेरेशन होती है तो इसको हम कोड के स्टार्ट पे करते हैं. सॉरी, one of the enhancement in C++ over C is that a variable can be declared anywhere in the function. जो अभी मॉडर्न C++ है, इसके अंदर हम वेरिएबल जो डिक्लेयर करते हैं इसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं. एक फंक्शन के अंदर कहीं भी इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. ये उसके बारे में सारी डिटेल है. तो एक टॉपिक है यहाँ पे फंक्शन ओवरलोडिंग. मैं उसको स्किप कर रहा हूँ, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो उसके लिए मैं उसकी ना एक स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा, तो उसके अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग को. जैसे कि मैंने ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में 2 वीडियोस बनाई थी, तो इस तरह फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में भी एक सेपरेट से वीडियो बनाऊंगा और डेव के अंदर इसकी लाइव कोडिंग करूंगा. तो इसको मैं अभी नहीं करवा रहा क्योंकि ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है. ये थ्योरी अगर मैंने करवाई तो इसका समझ नहीं आनी किसी को, तो इसलिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है कि इसको मैं इसका एक सेपरेट से वीडियो बनाऊँ. तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं इसकी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा. ओके, आई थिंक सो ये टॉपिक खत्म हो गए. तो ये एक सिंपल सा एक थ्योरी टाइप कुछ टॉपिक्स थे. तो आई होप सो आपको समझ आई होगी. थ्योरी को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन थोड़ा सा फोकस करना चाहिए. तो अभी हम 23 लेक्चर्स पे आ गए हैं, सॉरी 25 लेक्चर्स पे आ गए हैं. तो आपकी अच्छी खासी ग्रिप बन गई होगी. तो अब इस थ्योरी को आई थिंक सो आपको समझ आ रही होगी. तो अगर फिर भी अगर आपको समझ आई तो ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में. अगर नहीं तो इंशाल्लाह जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तो इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलती है. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.